Hello all, I welcome you all on the lecture of computer system. I am Priyanka Soni and this is lecture 3 on computer system in computer architecture. So अगर हम आज बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम की तो ये बेसिकली फोकस करेगा उन स्ट्रक्चर्स पे जिससे हम हमारे जो कंप्यूटर के मॉड्यूल्स हैं उन्हें कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे. ठीक है. सो दिस लेक्चर फोकसेस ऑन बेसिक स्ट्रक्चर्स that are used for computer components interconnection. तो इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम किस वे में इंटरकनेक्ट करेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, overview of the lecture. The first one is computer components. Second is computer function that includes fetch, execute. Then second one is interrupt. Why we require interrupt, single interrupt, multiple interrupt. Now how we can solve interrupts? There are two methods. That is, the first one is disable interrupt and the second one is we have to define priorities for interrupts. Clear? And the last one is input output function. So there are three topics that we need to cover in this lecture. The first one is computer components, computer function and input output function. Clear? Now next. So let's start. Our first topic is computer components. As we all know, जो computer components हैं जो कि मैंने आपको पहले लेक्चर में explain किए थे, there are four main components in computer. The first one is CPU, then memory and then input output components. Clear? There are four major components in a computer system. The first one is CPU, memory and input output components. क्लियर. नाउ अब इन सब कंपोनेंट्स को हमें इंटरकनेक्ट करना होगा अगर हमें कोई सा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है. सो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स वी नीड टू इंटरकनेक्ट दीज कंप्यूटर कंपोनेंट्स. ठीक है. अगर हम बात करें कंप्यूटर कंपोनेंट्स की तो बेसिक कंपोनेंट्स हमें क्लियर है, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स. और अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो इन सब कंपोनेंट्स को हमें इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमें प्रोग्राम में से कुछ डेटा है उसे रीड करना है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आउटपुट डिस्प्ले करना है यूजर को. तो ये सब जब ही पॉसिबल होगा जब हम कंप्यूटर के इन सब मॉड्यूल्स को इंटरकनेक्ट करेंगे. ठीक है. नाउ कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम को हम बेसिकली कैरेक्टराइज कर सकते हैं इन मॉड्यूल्स के कंसर्न में. जैसे कि फर्स्ट है हम हर एक कंपोनेंट का एक्सटर्नल बिहेवियर को एनालाइज करें. ठीक है. और सेकंड है कंपोनेंट्स को हम कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ ईच कंपोनेंट. कंप्यूटर सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्क्राइबिंग एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ ईच कंपोनेंट. इट मीन्स वो जो अपने जो डेटा है, कंट्रोल सिग्नल्स है, उसे अदर कंपोनेंट्स के साथ कैसे एक्सचेंज करेगा. फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है हमारे पास इनपुट कंपोनेंट. अगर उसे डेटा को रीड करना है, जो यूजर ने डेटा इनपुट किया अगर उसे रीड करना है तो वो ऑब्वियसली रीड कंट्रोल सिग्नल करेगा. तो इसी तरीके से हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के जो भी इनपुट आउटपुट डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स हैं उन्हें हमें सबसे पहले एनालाइज करना होगा कि वो किस तरीके से अपना जो भी डेटा है वो एक्सचेंज करता है अदर कंपोनेंट्स के साथ. तो ये हम किस किस के लिए पढ़ेंगे? सारे कंपोनेंट्स के लिए, जैसे कि इनपुट कंपोनेंट, आउटपुट कंपोनेंट, सीपीयू एंड मेमोरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है. तो एक्सटर्नल बिहेवियर हमें पता होना चाहिए हर एक कंपोनेंट का इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द कंप्यूटर सिस्टम. और सेकेंड चीज ये है कि जब हमें पता है कि हर एक कंपोनेंट का ये बिहेवियर है तो हम उन कंपोनेंट्स को कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर. वी हैव टू इंटरकनेक्ट ऑल दीज कंप्यूटर कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट आवर कंप्यूटेशन. फर्स्ट स्लाइड क्लियर. सो कंप्यूटर कंपोनेंट्स में हमने बेसिकली यही पढ़ा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमें सबसे पहले उनका जो बिहेवियर है
स्पेसिफिक कंपोनेंट का जो भी बिहेवियर है हमें वो पहले एनालाइज करना होगा, और सेकंड है कि हम इन कंपोनेंट्स को कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म द कंप्यूटेशन टास्क। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है, जब हमने ये किया कि ठीक है हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, हमने कंपोनेंट्स को एनालाइज किया, हमने कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट किया, नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिजाइन। हम इस आर्किटेक्चर में कौन सी डिजाइन यूज करेंगे, जो है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। ठीक है, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो आर्किटेक्चर डिजाइन है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था, जो किस पे बेस्ड है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में क्या होगा, जो भी हमें टास्क एग्जीक्यूट करनी है इससे रिलेटेड जितने भी डेटा हैं, ठीक है, उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उन सबको पहले हम मेमोरी में स्टोर करेंगे। ऑल द डेटा and instruction must be stored in the memory prior execution. Second one is जो भी डेटा है वो एड्रेसेबल होना चाहिए, एंड द थर्ड वन इज जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सो 3 की कॉन्सेप्ट है that we need to consider. So the first one is single read write memory. Single read write memory, it means जो भी हम डेटा को रीड करेंगे राइट करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप होगा। हर एक इंस्ट्रक्शन पहले रीड होगा, फिर उसका डेटा फेच होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन रीड होगा, उसका डेटा फेच होगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। सो इस प्रोसेस में हमारा जो भी ये कंपटीशन है वो परफॉर्म होगा। सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो कि बेस्ड है स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे, इसके 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है। द फर्स्ट वन इज सिंगल रीड राइट मेमोरी, मीन्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस को हमें सबसे पहले प्रोग्राम में जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट है हम उन सबको स्टोर करेंगे मेमोरी में। सेकेंड पॉइंट, जो कंटेंट है हम उसे रीड एंड राइट करेंगे थ्रू एड्रेसेस, और थर्ड पॉइंट है जितने भी एग्जीक्यूशन है हमारा वो सब सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होगा। So there are 3 points in von Neumann architecture which is based on stored program concept. Now, देखिए हमने कंप्यूटर कंपोनेंट्स पढ़े। There are 4 types of computer components. उन्हें कैसे इंटरकनेक्ट करना है, उससे पहले हमें हर एक कंपोनेंट का एक्सटर्नल बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सटर्नल बिहेवियर पता हुआ, हमने उन सब कंपोनेंट्स को इंटरकनेक्ट किया, हमने एग्जीक्यूशन प्रोसेस कैसे होगा हमने उसकी डिजाइन क्लियर की। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज हमारे पास जो डेटा है वो स्टोर्ड है मेमोरी में। ठीक है, डेटा हमने स्टोर किया था इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, एंड वी नीड टू नो दैट हाउ ALU ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट डेटा। डेटा हमारे पास स्टोर्ड है ALU में और हमें उस पर कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करना है, मीन्स कुछ प्रोसेसिंग करनी है उस डेटा की, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करना होगा, एक सर्किट बनाना होगा जिससे वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 तरीके से पॉसिबल है, या तो हम डिजाइन करें स्पेसिफिक पर्पस कॉन्फ़िगरेशन या फिर हम डिजाइन करते हैं जनरल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बाइनरी डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी नीड टू कॉन्फ़िगर अ सर्किट। हमें एक सर्किट डिजाइन करना होगा in order to operate the ALU operation which is performed on binary data. So इसकी हम बात करते हैं, इसके हमारे पास 2 मेथड्स है, या तो हम स्पेसिफिक पर्पस कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करें या फिर हम जनरल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन करें। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक पर्पस कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक पर्पस कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक लॉजिक सर्किट डिजाइन किया जाता है। ठीक है, सो टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर कॉम्प्यूटेशन, इसमें पर्टिकुलर कॉम्प्यूटेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डिजाइन किया जाता है लॉजिकल सर्किट जो सिर्फ और सिर्फ उसी कॉम्प्यूटेशन को परफॉर्म करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया
मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया A प्लस B, ठीक है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन है जो मैंने इनपुट किया। अब ये इंस्ट्रक्शन जब CPU रीड करेगा तो इसमें ये है कि हमें A और B वेरिएबल्स में जो डेटा है हमें उन दोनों को एड अप करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एडर सर्किट डिजाइन किया जिसमें क्या होगा, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज जाएंगी, वो ऐड होंगी, ठीक है। तो ये हमारा एक हार्ड वायर्ड प्रोग्राम है। और अगर मैंने इसमें जैसे कि नेक्स्ट मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन दिया A इंटू B, जो मेरा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है A इंटू बी, अगर मैं ये ऑपरेशन इस सर्किट को यूज करके एग्जीक्यूट करूंगी तो वो आउटपुट हमारा इसके अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए अलग से लॉजिक सर्किट को डिजाइन किया जाता है जिसे हम कहते हैं हार्ड वायर्ड प्रोग्राम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हार्ड वायर्ड प्रोग्राम। So to perform a particular computation, configuration of logical components is designed specifically for that computation. This is called hardwired program. ठीक है, स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए स्पेसिफिक सर्किट को डिजाइन करना उसे कहते हैं हार्डवायर्ड प्रोग्राम। और अगर हम इसके ऑल्टरनेटिव की बात करें तो इसके ऑल्टरनेटिव में हम बात करेंगे जनरल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ALU, ठीक है। जनरल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन हम डिजाइन करेंगे किसके लिए, ALU ऑपरेशन के लिए। इट मींस एक ऐसा सिस्टम जो एक्सेप्ट करेगा डेटा को और कंट्रोल सिग्नल को आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। डेटा यूजर एंटर करेगा, जब देखिए डेटा और कंट्रोल सिग्नल, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेटा और कंट्रोल सिग्नल की, डेटा और कंट्रोल सिग्नल की हम बात करते हैं, डेटा है वो यूजर इनपुट करेगा, उसी के बेसिस पे एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, उसके बाद हमारा ALU ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, ठीक है। पहले डेटा इनपुट होगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया जाएगा, उसी के बाद हमारा ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसमें ये है कि हमें हर एक ऑपरेशन के लिए अलग से लॉजिकल सर्किट को डिजाइन नहीं करना, जितने भी ऑपरेशंस हैं उन सब के लिए हमने पहले से ही उनमें इंस्टॉल किए हैं। इन केस अगर जो डेटा इनपुट हुआ है उसमें अगर एडिशन करना है तो हमारा एक सर्किट है जो पहले चेक करेगा कि हाँ इन वेरिएबल्स के बीच में कौन सा इंस्ट्रक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना है, वो वही कंट्रोल सिग्नल आगे फॉरवर्ड करेगा ALU को। उस कंट्रोल को चेक करके ALU उन दो वेरिएबल्स में कंप्यूटेशन को परफॉर्म करेगा। सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जो कि सिर्फ लिमिटेड नहीं है किसी एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। इट इज general purpose configuration, that is various functions are applied on data depending upon the control signals applied to the hardware। किस पे डिपेंड करेगा, कंट्रोल सिग्नल पे डिपेंड करेगा। इसका हम एग्जांपल एक बार डायग्रामेटिकली चेक करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट देखा प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर और सेकंड है प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की हमने बात की, हमारे पास हमने एक सर्किट को कॉन्फ़िगर किया, एक सर्किट हमने डिजाइन किया, ठीक है। ये हमने एक सर्किट डिजाइन किया, इस सर्किट में इनपुट होगा डेटा जो कि यूजर इनपुट करेगा और फाइनली उसको मैनिपुलेट करके जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा रिजल्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले किया था, जैसे कि मैंने कहा इसमें A प्लस P आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। A प्लस P आपको एग्जीक्यूट करना है। A और P दो वेरिएबल्स हैं, उसने देखा कि ALU का एक ऑपरेशन है प्लस, तो वो प्लस करेगा इन दोनों वेरिएबल्स के कंटेंट को, उसने प्लस किया और हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्किट था वो एक्चुअली एडिशन के लिए था। किसके लिए था, एडिशन के लिए, मतलब एक ये हो सकता है एडर सर्किट हो, फुल एडर सर्किट हो। तो ये हमने डिजाइन किया था सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम कहेंगे प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर। प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर, क्योंकि प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर मैंने आपको कहा था कि डेटा और कंट्रोल सिग्नल को
बेसिस पे ये हमारा ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन कोड्स, दैट इज इंस्ट्रक्शन कोड्स हमने सेव किए हैं इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर में, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, इधर से डेटा होगा, डेटा इनपुट किया हमने सर्किट में, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा एंड द कंट्रोल सिग्नल्स operation is executed and finally the result is displayed to the user। तो इसमें हमारा जो मैनिपुलेशन होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा वेरिएबल्स पे, वो किस पे बेसिस होगा, डेटा प्लस कंट्रोल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड। सो दिस इज कॉल्ड जनरल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन सर्किट, ठीक है। इसे हम कहेंगे प्रोग्रामिंग इन सॉफ्टवेयर एंड इसे हम कहेंगे प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर। सो प्रोग्रामिंग इन हार्डवेयर बेसिकली स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और ये है जनरल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन। सो नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर। नो डाउट हमने सबसे पहले कंपोनेंट्स क्लियर किए, हर एक कंपोनेंट का हमने एक्सटर्नल बिहेवियर को एनालाइज किया। एक्सटर्नल बिहेवियर के एनालिसिस के बाद हमने उन्हें इंटरकनेक्ट किया। इंटरकनेक्ट करने के बाद उसमें हमें जो भी डेटा स्टोर था उसे हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे हम उसे मैनिपुलेशन होगा प्रोसेसर में, हमने उसको स्टडी किया। अब हमारा ये पॉइंट है कि हम जो डेटा को रीड करेंगे मेमोरी से, या फिर हम जो डेटा को राइट करेंगे मेमोरी में, तो वो हम प्रोसेसर में कहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है। हमें एक प्रोसेसर में भी एक स्टोरेज की नीड है, स्टोरेज की नीड होगी, हम वहां से मेमोरी से हमने डेटा को रीड किया, स्टोरेज में स्टोर किया, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रजिस्टर। रजिस्टर एक स्मॉलेस्ट मेमोरी है जो कि डेटा को एक्सचेंज करती है विथ सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है। तो सीपीयू और मेमोरी के बीच में जब डेटा एक्सचेंज होगा वो किसकी हेल्प से होगा, रजिस्टर की हेल्प से, ठीक है। अगर हमें डेटा को एक्सचेंज करना है बिटवीन द मेमोरी एंड द सीपीयू, दिस इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स हम जो यूज करेंगे हमारे प्रोसेसर में, वो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं। द फर्स्ट वन इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सेकेंड वन इज मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर एंड मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर, ठीक है। होप सो ये आपको चारों रजिस्टर क्लियर होंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम एक बार देखते हैं। MER मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये बेसिकली ये रजिस्टर एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन को होल्ड करेगा जहां से हमें डेटा को रीड करना है। सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर इज द रजिस्टर दैट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम वेयर डेटा इज टू बी एक्सेस्ड, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर बेसिकली एक ऐसा रजिस्टर है जो क्या होल्ड करेगा, डेटा होल्ड करेगा, ठीक है, जो हमें मेमोरी से ट्रांसफर करना है या फिर हमें मेमोरी से रीड करना है। मेमोरी डेटा और बफर रजिस्टर, दिस रजिस्टर होल्ड्स द डेटा दैट इज टू बी रीड फ्रॉम द मेमोरी और टू द मेमोरी। नाउ द थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। एंड द लास्ट वन इज इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। ये हमारा जो भी डेटा एक्सचेंज होता है बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू, तब हम इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर को यूज करेंगे कि हमें सीपीयू से डायरेक्टली डेटा इनपुट आउटपुट में ट्रांसफर करना है, इसमें मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तब हम यूज करेंगे इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। और अगर हमें सीपीयू और मेमोरी में डेटा को एक्सचेंज करना है तो हम यूज करेंगे MBR। इन केस अगर हमें इनपुट आउटपुट और सीपीयू मॉड्यूल में हमें अगर डेटा को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। तो ये बेसिकली डेटा एक्सचेंज है बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड सीपीयू, और ये हमारा है सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा एक्सचेंज, ठीक है। सो नेक्स्ट हम इसको ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे, मेमोरी मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल एंड प्रोसेसर मॉड्यूल। मेमोरी मॉड्यूल में हमारा जो भी डेटा है वो स्टोर्ड होगा एड्रेसेस में, और डेटा की जो लोकेशन होगी वो बाइनरी नंबर्स में स्टोर होगी,
ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बेसिकली डेटा को ट्रांसफर करता है सीपीयू से मेमोरी में और मेमोरी से सीपीयू में। सो इट ट्रांसफर्स द डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है प्रोसेसर मॉड्यूल। प्रोसेसर मॉड्यूल जो कि हमने पहले स्टडी किया था स्पेसिफिक पर्पस कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें एक इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर होगा और नेक्स्ट है एक मॉड्यूल होगा जिसे हम कहेंगे जनरल पर्पस एएलयू। ठीक है, प्रोसेसर मॉड्यूल में एक इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर होगा और एक मॉड्यूल होगा जनरल पर्पस अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। डायग्राम अगर हम इसका चेक करते हैं कंप्यूटर कंपोनेंट्स का, तो देखिए डायग्राम में सबसे पहले सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, ये हमारे पास तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू, मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इन सबके जो भी हम बिहेवियर को स्टडी करेंगे वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। इसको इंटरकनेक्शन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, बट हियर हमें सिर्फ बेसिक आइडिया चाहिए कि सीपीयू, मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इन तीनों कंपोनेंट्स के बीच में हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर होता है, कौन कौन से रजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू की हम बात करते हैं, तो सीपीयू में 4 रजिस्टर्स हैं, दैट इज MAR, MBR, इनपुट आउटपुट AR एंड इनपुट आउटपुट BR। MAR, MBR, इनपुट आउटपुट AR एंड इनपुट आउटपुट BR, PC प्लस IR, ये इसके मेन रजिस्टर्स हैं जो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करेंगे, नॉट परमानेंट डेटा, ओनली टेम्परेरी डेटा। जब भी हमारा कोई इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेट होता है तो उस टाइम पे जो भी हमें डेटा को स्टोर करना होगा तो वो इसी रजिस्टर्स में स्टोर होगा। नाउ सीपीयू एक्सचेंज करता है डेटा विथ मेन मेमोरी। ठीक है, सीपीयू एक्सचेंज करेगा डेटा को विथ मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। सीपीयू दोनों के साथ डेटा को एक्सचेंज करेगा। ठीक है, मेन मेमोरी के साथ प्लस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ। किस पे डिपेंड करेगा? रजिस्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर उसे मेमोरी से कुछ डेटा रीड करना है तो वो यूज करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, अगर उसे मेमोरी से डेटा को रीड करना है तो वो क्या यूज करेगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर उसे मेमोरी में डेटा राइट करना है या फिर डेटा को रीड करना है तो वो क्या यूज करेगा? मेमोरी बफर रजिस्टर। मतलब अगर वो एड्रेस के थ्रू एक्सेस करना चाहता है डेटा को तो वो यूज करेगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर वो डेटा को यूज करके डेटा को रीड करना चाहता है मेमोरी से, मींस डेटा को से एक्सेस करना है मेमोरी से यूजिंग ओनली डेटा, तो वो यूज करेगा MBR। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर मींस हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को एड्रेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे? इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर। और नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि हमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से डेटा को रीड करना है। सो ये चारों रजिस्टर्स क्लियर हैं। नाउ नेक्स्ट है इसमें पीसी को हम कहेंगे प्रोग्राम काउंटर, जो हम आगे के लेक्चर्स में और डिटेल से स्टडी करेंगे। प्रोग्राम काउंटर जैसे कि हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये हमारे एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये हमेशा सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होंगे क्योंकि व्हेन न्यूमैन आर्किटेक्चर में था जो इंस्ट्रक्शंस है वो हमेशा सीक्वेंशली एग्जीक्यूट होंगे। सपोज हमारा अभी इंस्ट्रक्शन रीड हुआ है ये, तो पीसी में किसकी वैल्यू होगी? इसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा है? ये। तो पीसी में जो एड्रेस स्टोर होगा वो एड्रेस स्टोर होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, पीसी होल्ड करेगा the address of next instruction that is to be executed। और लास्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है जिसे उसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा अभी एग्जीक्यूशन ये प्रोसेस में है तो इसका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो किस में होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये दोनों रजिस्टर्स आपको क्लियर है, PC एंड IR। ठीक है, दैट इज प्रोग्राम काउंटर
एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इनके फुल फॉर्म्स यहाँ मेंशन है, यू कैन सी प्रोग्राम काउंटर, IR इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, IOAR इनपुट आउटपुट एड्रेस रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट बफर रजिस्टर। ठीक है, सो ये हमारा कंप्यूटर कंपोनेंट्स का बेसिक डायग्राम था, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया कि CPU जब डेटा एक्सचेंज करता है मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के साथ, तो वो कौन कौन से रजिस्टर्स का यूज करेगा, कैसे डेटा को एक्सेस करेगा। इनके बीच में कोई इंटरकनेक्शन लिंक हमने शो नहीं किया है, हमने सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक कंपोनेंट्स देखा है और इनमें कौन कौन से रजिस्टर्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन मेन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर फंक्शन। कंप्यूटर फंक्शन में हम ये स्टडी करेंगे कि जब हमारा प्रोग्राम हमें गिवन है, जब उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम हम डेटा को कैसे फैच करते हैं, किस ऑर्डर में फैच करते हैं, उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इन केस अगर कोई एरर आती है तो हम उसे कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सो ये बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर के। क्या फंक्शन है इसका? मेन फंक्शन है कि उसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट तो करना है। ठीक है, मेन फंक्शन है इसका कि इसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, बट द थिंग इज दैट कि वो किसको यूज करके उसे एग्जीक्यूट करेगा? प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को। ठीक है, जब प्रोसेसर ने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो उसके लिए उसे कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे, जैसे कि सबसे पहला है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या इंक्लूड करेगा? जब भी तुमने डेटा को रीड किया मेमोरी से, तो किस सीक्वेंस में हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा? सबसे पहले डेटा को रीड किया जाएगा मेमोरी से, उसके बाद उसे फेच किया जाएगा, फाइनली उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, सो कंप्यूटर फंक्शन में हम बात करते हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, बेसिक फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। और सेकेंड है ये एग्जीक्यूशन होगा वो किसके थ्रू होगा? प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसर। नाउ अब एग्जीक्यूशन स्टेप्स में जो इसके बेसिक की एलिमेंट्स हैं वो यही हैं कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन साइकिल वी नीड टू नो, फिर हम उसे फेच करेंगे और फाइनली उस इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूट। इंस्ट्रक्शन को फेच कैसे किया जाता है, फिर उसका फाइनल एग्जीक्यूशन कब होता है। जैसे कि हम बात करें बेसिक इंस्ट्रक्शन साइकिल की, तो ये एक डायग्राम है जो शो करता है कि एक इंस्ट्रक्शन का पूरा सीक्वेंस क्या होगा। स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन, फेच इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगा। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन उसने फेच किया, उसे उसने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच किया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को उसने एग्जीक्यूट किया, फिर वो हमारा सेकेंड इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर हमारा सेकेंड इंस्ट्रक्शन फेच होगा, फिर हमारा वो सेकेंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। सो इसी प्रोसेस में हमारी ये इंस्ट्रक्शन साइकिल वर्क करेगी। सबसे पहले फेच इंस्ट्रक्शन, then execute instruction, then again fetch second instruction, then execute second instruction। तो ये पूरा सीक्वेंस ना इसी बेसिस पे चलेगा जब तक कि हमारा प्रोग्राम एंड नहीं होता। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूट का, सो प्रोसेसर फेचेस एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, प्रोसेसर सबसे पहले फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को फ्रॉम मेमोरी। देन सेकेंड वन इज, जब उसने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, हमने पहले बात की थी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। ठीक है, हमने बात की थी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की। प्रोसेसर ने डेटा को रीड किया मेमोरी से, फिर वो किस में स्टोर करेगा? IR में। ठीक है, IR में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो डेटा को वो लोड करेगा किस में? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। डेटा को उसने लोड किया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। नाउ द नेक्स्ट इज, जब हमारे पास इंस्ट्रक्शन है तो उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म होगा या फिर उस पर जो मैनिपुलेशन परफॉर्म होनी है वो परफॉर्म होगा। तो इंस्ट्रक्शन बिट्स कुछ गिवन है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में,
हमारे पास जो रजिस्टर है उसमें हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है, उस इंस्ट्रक्शन जो है वो नो डाउट बाइनरी फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में है तो उसमें हमें ये कंक्लूड होगा, ये कंक्लूजन होगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मींस कौन सा एक्शन ये क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा एक्शन को टू बी डन बाय द प्रोसेसर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जब हमने इंस्ट्रक्शन को लोड किया मेमोरी से तो उसमें जो बिट्स हैं वो ये स्पेसिफाई करेगी कि उसमें कौन सा एक्शन है जो कि प्रोसेसर को परफॉर्म करना है, और फाइनली प्रोसेसर इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एंड इट परफॉर्म्स द computation, performs the required action. So this is the basic steps included in instruction fetch and execute. ठीक है, first of all processor will fetch an instruction from memory. Second one, that instruction is loaded into instruction register. Then instruction register, that is the content of the instruction, will specify which operation is to be computed, and finally processor interprets the instruction and performs the required action. So this is the basic instruction cycle in order to fetch and execute the data content. ठीक है, now for example accumulator, as I have already explained, accumulator, it is a temporary storage. Instruction register will hold the instruction which is to be executed, and program counter will hold the address of the next instruction that is to be executed. ठीक है, कौन सा एड्रेस लेगा ये, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस लेगा जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये हमारा टेम्पररी स्टोरेज है। नाउ नेक्स्ट, जब हमने बात की है एड्रेसेस की, तो इसमें जो भी हमारे पास डेटा स्टोर होता है वो हमेशा एड्रेसेस में स्टोर होगा। एड्रेसेस हमेशा 16 हेक्साडेसिमल नोटेशन में हम इसको इंडिकेट करेंगे। हेक्साडेसिमल नोटेशन में ही हमारा एड्रेस स्पेसिफाई होगा। हेक्साडेसिमल की हम बात करते हैं तो 0 to 3 वो क्या होगा, ऑप कोड होगा। ठीक है, ऑप कोड होगा, और 4 to 15 हमारा एड्रेस शो करेगा। ये एक इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है हेक्साडेसिमल नोटेशन में। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की ऑप कोड की, तो इसमें 4 बिट्स गिवन है। इट मीन्स 2 to power 4 equals to 16 डिफरेंट ऑप कोड्स हम इससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, 16 ऑप कोड्स हम इससे जनरेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा 4 to 15। 4 to 15 मीन्स 2 की पावर 12, यहाँ पे 2 की पावर 12, इसे हम 2 की पावर 12 इक्वल्स टू 4 0 9 एंड 6 वर्ड्स हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन में स्टोर होगा, तो फर्स्ट 4 बिट्स है वो ऑप कोड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो लास्ट की 12 बिट्स हैं वो हमें किस में रिप्रेजेंट करेगी, वर्ड्स में। वर्ड मींस कंटेंट। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एग्जांपल। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है, ये एग्जाम्पल क्या, इस एग्जाम्पल में हमने ये शो किया है कि हमने मेमोरी से 2 कंटेंट को रीड किया है, दैट इज 941 एंड 941, 940 एंड 41। ये दो हमारे पास कंटेंट है जिसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये सारी प्रोसेसिंग कैसे होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में। अभी हमने मॉड्यूल्स को इंटरकनेक्ट नहीं किया है, हम सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की बात कर रहे हैं कि प्रोसेसर किसी भी इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करता है यूजिंग रजिस्टर्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज add the content of the memory word at addresses 940 to the content of the memory word at addresses 941 and stores the result in later location। इसका मतलब ये है कि 940 प्लस 941 की कंटेंट को आपको ऐड करना है, और जो भी इसका रिजल्ट है वो किस में स्टोर होगा, 941 में हमें इसका रिजल्ट स्टोर करना है। ठीक है, मेमोरी में हमने डेटा को स्टोर किया है, ये इसके एड्रेसेस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सीपीयू रजिस्टर्स। सीपीयू रजिस्टर्स में हमने बात की थी, हम 3 रजिस्टर यूज करते हैं मेनली, पीसी, एसी एंड आईआर। पीसी क्या है, प्रोग्राम काउंटर। अब हमें कौन सा इंस्ट्रक्शन फेच करना है, तो ये डिनोट करेगा 300 एड्रेस को।
ये हमेशा एड्रेस होल्ड करेगा, ठीक है। पीसी कभी भी डेटा को स्टोर नहीं करेगा, ये हमेशा वो एड्रेस स्टोर करेगा। उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है ये उसका एड्रेस होल्ड करेगा, प्रोग्राम काउंटर। तो अभी हमें कौन सा 300 हमने एड्रेस को क्या किया, पीसी में स्टोर किया, ठीक है। अक्यूमुलेटर मीन्स हमें जो भी मैनिपुलेशन हम करते हैं वो डेटा हम अक्यूमुलेटर में स्टोर करते हैं, क्योंकि अभी हमने कोई डेटा रीड नहीं किया है तो अक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज 1940 IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, हमेशा कंटेंट होल्ड करेगा, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर से हमने डेटा एड्रेस फीड किया 300, अक्यूमुलेटर में कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, एड्रेस जो हमने रीड किया ना उसके डेटा को होल्ड करेगा, तो 1940 इसमें ये होल्ड करेगा IR। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसने देखा कि हाँ हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है तो हम उस डेटा को रीड करते हैं, ठीक है। तो IR ने क्या किया, एड्रेस देखा 940 और उसने रीड किया 0003, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि IR है ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें स्टार्टिंग की जो 4 बिट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऑपकोड को, और लास्ट की 12 बिट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एड्रेस को। तो हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में देखा एक एड्रेस है 1, ठीक है। 1 तो क्या होगा, हमारा ऑपकोड होगा, और 940 हमारा एड्रेस होगा, जो ये किसको डिनोट कर रहा है, 0003 के कंटेंट को। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने इस डेटा को रीड किया और उसने इस डेटा को कहाँ स्टोर कर लिया, अक्यूमुलेटर में, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इस टाइम पे क्या होगा, क्योंकि हमारा ये वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो चुका है तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट जो हमें डेटा रीड करना है ना उसका एड्रेस होल्ड करेगा। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम काउंटर हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा। तो अब ये कौन सा एड्रेस होल्ड करेगा, 300 के बाद 301, ठीक है। 301 इसने होल्ड किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब प्रोग्राम काउंटर में 301 है तो अब इन 301 एड्रेस पे हमने देखा कि जो डेटा कंटेंट है वो है 5941। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर अब कौन सा डेटा होल्ड करेगा, 5941, क्योंकि ये एक हेक्साडेसिमल नोटेशन है तो इसमें जो फर्स्ट बिट है वो हमेशा ऑपकोड होगी और लास्ट की 3 बिट्स हमें एड्रेस स्पेसिफाई करेगी। फर्स्ट हमने देखा ऑपकोड और जो सेकंड है वो है हमारी एड्रेस बिट्स। तो 941 का हमने डेटा रीड किया 002, ठीक है। 002 को हमने इसमें ऐड किया था, ठीक है। पहले क्या था इसमें 003, 002 को हमने इसमें ऐड किया तो वो हमारा कौन सा बना, 005। IR में हमने लोड किया, इसके कंटेंट को हमने फिर यहाँ कॉपी किया तो 2 + 3 0005। ओके, नाउ फिर से हमारा प्रोग्राम काउंटर क्या होगा, PC + 1। हर एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो प्रोग्राम काउंटर है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। नाउ अब हमारे पास PC की जो वैल्यू है वो होगी 303। हमने यहाँ देखा कि अब 302 का जो 2941 हमारे पास यहाँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है। इस स्टेप के बाद हमने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और फाइनली हमने जो AC का जो रिजल्ट था वो हमें किस में स्टोर करना था, लेटर वाले एड्रेस में, मतलब 40141 में। तो हमने इसका जो भी डेटा था हमने यहाँ से यहाँ पे मूव किया। सो फाइनली 941 में हमारा जो 940 + 41 का जो कंटेंट था वो ऐड होके 41 में स्टोर हुआ। तो ये बेसिक स्टेप्स थे कि हमारा जो भी एक इंस्ट्रक्शन है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा प्रोसेसर में। स्टार्टिंग से एक बार और ओवरव्यू लेते हैं इस एग्जीक्यूशन प्रोसेस का। जैसे कि हमने देखा कि हमें 2 कंटेंट गिवन है, हमें उन दोनों मेमोरी में जो डेटा है उन्हें हमें ऐड करना है प्रोसेसर में। तो
तो इसके लिए क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहले हम यूज करेंगे सीपीयू रजिस्टर्स, जिसमें 3 रजिस्टर्स हैं, पीसी, एसी एंड आईआर, प्रोग्राम काउंटर, अक्यूमुलेटर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर होल्ड करेगा वो एड्रेस जहां पे हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। उसने होल्ड किया 300 में उसके पास इंस्ट्रक्शन था 1940। ये कहाँ होल्ड होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने इस कंटेंट को होल्ड किया, उसने चेक किया कि 940 का एड्रेस है, उसे रीड करना है। उसने रीड किया 003, उसने स्टोर किया अक्यूमुलेटर में, स्टोर किया। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर है, उसने क्या किया 301 के डेटा को फेच किया। 5941 कहाँ स्टोर होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ने चेक किया कि उसको 941 का डेटा रीड करना है, उसने रीड किया 002। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है तो उसके पास जैसे ही ये कंटेंट आया कि उसे 941 का डेटा रीड करना है, तो वो डेफिनेटली इस डेटा को रीड करेगा 002। यहाँ पर उसने ऑपरेशन परफॉर्म किया। हमारे पास दो वेरिएबल्स का डेटा था, उनके बीच में हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना था वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ अक्यूमुलेटर में। ठीक है, उसके बाद अक्यूमुलेटर का डेटा क्या था? 0005। ठीक है, 0005। अब फाइनली हमारा जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है उसने नेक्स्ट, उसके बाद हमारा फिर से प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर हमारा इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद जो इसमें जो अक्यूमुलेटर में जो वैल्यू थी वो हमारी कहाँ स्टोर होगी? 941 में, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई था कि आपको जो भी इसका कंटेंट है वो आपको ऐड करना है 941 में। तो इन दोनों मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो भी आउटपुट था वो हमने कहाँ सेव किया? 941 पे। होप सो ये आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा कि हमारा जो प्रोसेसर है उसमें कैसे एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है यूजिंग वेरियस सीपीयू रजिस्टर्स। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट। सबसे पहले हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल देखी थी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो डेटा को फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और फाइनली हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा। पर इन केस अगर इस प्रोसेसिंग साइकिल में कोई इंटरप्ट अकर हो, ठीक है, कोई इंटरप्ट अकर हो, फिर प्रोसेसर उसे कैसे हैंडल करेगा? ठीक है, अब इंटरप्ट बेसिकली क्या होता है? जैसे कि हमारी नॉर्मल प्रोसेसिंग चल रही है, नॉर्मली हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, इन बिटवीन अगर कोई एरर क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल डिविजिबल बाय 0, ठीक है, अगर ऐसा कोई एरर हमारी क्रिएट होती है तो सबसे पहले जो प्रोग्राम है हमारा हॉल्ट होगा। ठीक है, जहां जिस स्टेप पे वो है वही हॉल्ट होगा। जब इंटरप्ट अकर हुई, पहले प्रोसेसर इंटरप्ट को सॉल्व करेगा, उसके बाद जहां हमारा प्रोग्राम हॉल्ट था वो उसके आगे से हमारा जो प्रोसेस है उसे वापस एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एग्जाम्पल पार्ट में। All computers provide a mechanism by which other modules, input, output or memory may interrupt the normal processing of the processor. ठीक है, हर एक कंप्यूटर में ऐसा मैकेनिज्म है कि वो इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी में इंटरप्ट सिग्नल सेंड कर सकता है इन बिटवीन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक प्रोग्राम है जिसके ये कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, ठीक है, ये सब एग्जीक्यूट हो रहे हैं सीक्वेंशली। अगर इन बिटवीन इंटरप्ट यहाँ जनरेट होता है इस स्टेप पे, तो सबसे पहले प्रोसेसर कंट्रोल कहाँ जाएगा? स्टेप के बाद यहाँ जाएगा, इंटरप्ट को सॉल्व करेगा, और जब इंटरप्ट सॉल्व होगा तो हमारा वापस कंट्रोल इस इंस्ट्रक्शन पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकेंड सिचुएशन। क्लियर? सो इंटरप्ट बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो कि इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी मॉड्यूल्स जनरेट करता है इन नॉर्मल प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोसेसर। सो द क्वेश्चन इज व्हाई वी रिक्वायर इंटरप्ट? हमें इंटरप्ट की नीड क्यों है? अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की सीपीयू और कोई डिफरेंट इनपुट या फिर आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है,
सीपीयू की हम बात करते हैं, सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रोसेकंड्स में है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो हमारा आउटपुट डिवाइस है या कोई और इनपुट मॉड्यूल है तो उसकी स्पीड बहुत ही स्लो है। जैसे कि हम प्रिंटर की बात करते हैं, ठीक है, एक साइड प्रिंटर है और एक साइड सीपीयू है, तो सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रिंटर स्पीड। सो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को बहुत ज्यादा वेट करना होगा। सीपीयू ने एक एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, प्रिंटर जब तक उस टास्क को एग्जीक्यूट करेगा तब तक सीपीयू वेट करेगा, तो सीपीयू का बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इसके लिए तो ये जो सीपीयू की जो एफिशिएंसी है उसे डिक्रीज कर रहा है। सो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सीपीयू का बेस्ट यूटिलाइजेशन के लिए हम इंटरप्ट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, external devices are comparatively slower. External devices are comparatively slower than CPU. So if there is no interrupt, CPU would waste a lot of time waiting for external devices to match its speed with that of CPU. Thus, this decreases the efficiency of CPU. Hence, interrupt is required to eliminate these limitations. ठीक है, एफिशिएंसी जो डिक्रीज हो रही है सीपीयू को, उसको ओवरकम करने के लिए हमने इंटरप्ट को यूज किया, सीपीयू का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, इस वजह से हम इंटरप्ट को जनरेट करेंगे। अब इंटरप्ट बेसिकली जनरेट कैसे होता है, इसे सॉल्व कैसे करता है, ये हम आगे और क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं विद इंटरप्ट, ठीक है। सपोज हमारी जो साइकिल है उसमें एक इंटरप्ट जनरेट हुआ, कैसे जनरेट होगा, सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन सेंड किया प्रिंटर को, देखिए ध्यान से, सीपीयू ने इंस्ट्रक्ट किया प्रिंटर को टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं, एक है सीपीयू और एक है आउटपुट मॉड्यूल। सीपीयू ने आउटपुट मॉड्यूल को इंस्ट्रक्ट किया टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। जब तक प्रिंटर ये टास्क करेगा, सीपीयू engaged in executing other tasks, ठीक है। ये हमारे पास हम बात करते हैं सीपीयू की, और हमारे पास यहाँ है प्रिंटर, ठीक है। एक है हमारे पास प्रोसेसिंग मॉड्यूल और एक है हमारे पास आउटपुट मॉड्यूल। इन दोनों के बीच में अगर हम कंसिडर करें, सीपीयू ने एक इंस्ट्रक्शन सेंड किया प्रिंटर को टू प्रिंट अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। जब उसने डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया तब तक सीपीयू वेट नहीं करेगा आउटपुट डिवाइस का कि जब कब उसका टास्क कंप्लीट हो, कब वो फर्दर प्रोसीड करे। सीपीयू वेट नहीं करेगा, इसने इंस्ट्रक्शन दिया, फर्स्ट पॉइंट, इसने इंस्ट्रक्शन दिया प्रिंटर को टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। मीनवाइल वो क्या करेगा, उसके जो भी अदर स्टेटमेंट्स हैं, अदर एग्जीक्यूशंस हैं, वो तब तक उनको परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो अदर अपने इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेगा। इन केस, जैसे कि उसने यहां तक उसने परफॉर्म किया, प्रिंटर एक सिग्नल जनरेट करेगा सीपीयू को कि हाँ उसने प्रिंट कर दिया है। तब सीपीयू क्या करेगा, उसे रीड करेगा और फर्दर वो उसने इसको सीपीयू ने उसको एक इंस्ट्रक्शन दिया कि हाँ आपको प्रिंट करना है डॉक्यूमेंट। मीनवाइल सीपीयू वेट नहीं करेगा, वो कंटिन्यू करेगा फर्दर इंस्ट्रक्शंस के साथ। जब प्रिंटर का अपना टास्क कंप्लीट होगा, वो एक सिग्नल जनरेट करेगा सीपीयू को, सीपीयू उस सिग्नल को चेक करेगा और फर्दर वो यहां से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट होगा। नाउ ठीक है, तो वही बात मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है। सीपीयू ने प्रिंटर को एक टास्क दी कि उसे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। जब तक प्रिंटर अपना वर्क करेगा, सीपीयू क्या करेगा, engaged in executing other task. When printer is done with its given work, it interrupts the CPU that it has done with its work. ठीक है, प्रिंटर इज डन विथ हिज वर्क, वो क्या करेगा, इंटरप्ट करेगा सीपीयू को that yes, printer has completed its work, so now CPU can go through that. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरप्ट साइकिल की। पहले हमने बात की थी फेचिंग इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल की, अब हम बात करेंगे
इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल अलोंग विद एन इंटरप्ट। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट, इंस्ट्रक्शन को फेच किया, प्रोसेसर ने इंस्ट्रक्शन को फेच किया, उसे एग्जीक्यूट किया। अब एग्जीक्यूट किया, अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारा हो सकता है कोई इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो या फिर इंटरप्ट सिग्नल जनरेट ना हो। इन केस अगर इंटरप्ट सिग्नल जनरेट नहीं होगा तो हमारा वही सीक्वेंस चलेगा, प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब इन केस यहाँ पे कोई इंटरप्ट जनरेट होता है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रोसेसर इंटरप्ट को चेक करेगा, उसका जो भी रूटीन है उसको फॉलो करेगा, इंटरप्ट में जो जो इंस्ट्रक्शंस है उसे एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो वापस वही रूटीन फिर से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इंटरप्ट जनरेट हुआ है फिर भी ये प्रोसेसर उसे इग्नोर करे। ठीक है, इंटरप्ट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो इसके दो पॉइंट हैं, अगर इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा तो हमारी वही फेच इंस्ट्रक्शन साइकिल है वही एग्जीक्यूट होगी। इन केस अगर इंटरप्ट जनरेट होता है, मतलब इंटरप्ट अगर इनेबल होता है, तब सबसे पहले प्रोसेसर इंटरप्ट को चेक करेगा, उसी के बाद वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सो टू accommodate interrupt, an interrupt cycle is added to the instruction cycle। इंटरप्ट को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल में ही हमने एक इंटरप्ट साइकिल को ऐड किया है। और नेक्स्ट, द प्रोसेसर चेक्स टू सी इफ एनी इंटरप्ट्स हैव अकर्ड। एग्जीक्यूशन के बाद प्रोसेसर हमेशा चेक करेगा कि क्या कोई इंटरप्ट इनेबल हुआ है या नहीं। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फेच साइकिल एंड इंटरप्ट साइकिल। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर नो इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा तो वो सिंपली फेच करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, फेच करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। इन केस अगर इंटरप्ट अकर होगा तब प्रोसेसर के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले वो एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देगा, हॉल्ट कर देगा। ठीक है, उसने एग्जीक्यूशन को हॉल्ट किया, उसका एड्रेस है वो पीसी में स्टोर किया, मींस प्रोग्राम काउंटर में उसने स्टोर किया, नहीं, सेव द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पीसी में उसने एड्रेस को सेव किया। उसके बाद उसने प्रोग्राम काउंटर में क्या किया, जो इंटरप्ट हैंडलर रूटीन है उसका एड्रेस पीसी में सेव किया। जैसे ही हमारा इंटरप्ट हैंडलर रूटीन कंप्लीट हुआ, प्रोसेसर ने जो एग्जीक्यूशन उसने हॉल्ट किया था वहीं से वो फिर से उसको रिज्यूम करेगा। इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ डायग्रामेटिकली। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल वाया इंटरप्ट। सपोज ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें m नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, प्रोग्राम है, प्रोसेसर है वो एग्जीक्यूट कर रहा है जिसमें m नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। प्रोसेसर ने i तक एग्जीक्यूट किया, प्रोसेसर ने i तक एग्जीक्यूट किया। यहां हमारा इंटरप्ट अकर हुआ, यहां हमारा इंटरप्ट अकर हुआ। प्रोसेसर क्या करेगा, इस एड्रेस को होल्ड करेगा एक रजिस्टर में। ठीक है, इसने होल्ड किया एक रजिस्टर में और इसका जो एड्रेस है वो होल्ड करेगा प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर में कौन सा रजिस्टर होल्ड होगा, इंटरप्ट रूटीन का, इंटरप्ट रूटीन का एड्रेस। ठीक है, यूजर प्रोग्राम है, इसमें m नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, इसमें m नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होता है i इंस्ट्रक्शन पे, अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होता है i इंस्ट्रक्शन पे, प्रोसेसर क्या करेगा, यहाँ हॉल्ट करेगा। ठीक है, ये वाला जो एड्रेस है उसे एक रजिस्टर में स्टोर करेगा और वो प्रोग्राम काउंटर में कौन सा एड्रेस स्टोर करेगा कि भाई इंटरप्ट अकर हुआ है, अब हम कहाँ, अब हमें सबसे पहले इंटरप्ट को हैंडल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे उसने हॉल्ट किया, वो कहाँ जाएगा, इंटरप्ट हैंडलर के पास। तो प्रोग्राम काउंटर में कौन सा इंस्ट्रक्शन होगा, इंटरप्ट हैंडलर का फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जब प्रोसेसर ने इंटरप्ट हैंडलर के सारे एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए, ठीक है, जब प्रोसेसर ने, इसकी सेकंड स्टेप है, जब प्रोसेसर ने
सारे इंस्ट्रक्शन इंटरप्ट हैंडलर के एग्जीक्यूट किए, तब उसका फ्लो वापस कहाँ जाएगा, हमारे मेन प्रोग्राम पे। ठीक है, जैसे ही हमारा मेन प्रोग्राम पे उसने कंट्रोल पास किया, तो वो यहाँ से उसने एड्रेस रीड किया कि लास्ट एड्रेस कौन सा था, आई था, तो अब वो क्या करेगा, i+1 से एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इसके 3 to 4 स्टेप्स थे कि अगर कोई इंटरप्ट जनरेट होता है इन बिटवीन प्रोग्राम, तो सबसे पहले जो प्रोसेसर है वो वहाँ हॉल्ट करेगा, उसका जो एड्रेस है उसे स्टोर करेगा आर में। ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर करेगा एक रजिस्टर में, और वो कहाँ फ्लो करेगा, इंटरप्ट हैंडलर में। जैसे ही उसने इंटरप्ट हैंडलर के सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, वो फिर से अपना जो प्रोग्रामिंग थी, एग्जीक्यूशन था, उसको रिज्यूम करेगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल वाया इंटरप्ट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल इंटरप्ट। ठीक है, अगर एक सिंगल इंटरप्ट हो तो उसे कैसे हैंडल करना है, वो अभी हमने देखा। इन केस अगर मल्टीपल इंटरप्ट हो, मल्टीपल इंटरप्ट मीन्स अगर हमारा कोई एग्जीक्यूशन चल रहा है, एक इंटरप्ट जनरेट हुआ और उसी के साइमल्टेनियसली एक और इंटरप्ट जनरेट हुआ। ठीक है, सो मल्टीपल इंटरप्ट अकर्स, मल्टीपल इंटरप्ट कब अकर होगा, when any currently executing program is interrupted by another program or process. ठीक है, मल्टीपल इंटरप्ट में अकर साइमल्टेनियसली, मल्टीपल इंटरप्ट में अकर साइमल्टेनियसली मीन्स अगर हमारा एक इंटरप्ट प्रोसेसिंग में है, तो हो सकता है उसी टाइम पे एक या एक से दो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट हो। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटरप्ट, हमने दो मॉड्यूल्स लिए हैं, एक है कम्युनिकेशन लाइन और एक है प्रिंटर लाइन। ठीक है, एक है कम्युनिकेशन जो अपना डेटा ट्रांसफर करेगा, और एक है प्रिंटर जो प्रिंट करेगा डॉक्यूमेंट को। अब हमने बात की कि हमारा एक एग्जीक्यूशन चल रहा है, प्रिंटर ने अपना इंटरप्ट सेंड किया कि डेटा रेडी है, प्रिंट करना है। ठीक है, सीपीयू ने क्या किया, अपना जो भी फ्लो था वो उसने प्रिंटर इंटरप्ट को पास किया, तो पहले हमारा प्रिंटर वाला एग्जीक्यूट होगा। इन बिटवीन अगर कम्युनिकेशन इंटरप्ट आता है, कम्युनिकेशन इंटरप्ट होगा तो कम्युनिकेशन इंटरप्ट को हॉल्ट किया जाएगा जब तक कि हमारा प्रिंटर वाला जो इंटरप्ट है वो सॉल्व ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए। ठीक है, उसी के बाद हमारा कम्युनिकेशन इंटरप्ट को सॉल्व किया जाएगा या हैंडल किया जाएगा बाय द प्रोसेसर। सो इसमें क्या ड्रॉबैक है, क्योंकि कम्युनिकेशन डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, तो हो सकता है कि जो डेटा पैकेट्स हैं वो लॉस्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि इंटरप्ट में इंटरप्ट कोई भी जनरेट कर सकता है प्रोग्राम में। अगर ये जनरेट हुआ है कम्युनिकेशन डेटा की वजह से, तो हो सकता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, हमें सबसे पहले इसे हैंडल करना चाहिए और इसे पॉज करना चाहिए। तो ये इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि हम मल्टीपल इंटरप्ट्स इन केस अगर जनरेट होते हैं डिफरेंट मॉड्यूल से, तो हम कैसे हैंडल करेंगे उनको। ठीक है, कौन से इनेबल है जिसे हमें पहले, कौन से इंटरप्ट हैं जिन्हें हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, और कौन से ऐसे इंटरप्ट हैं जिन्हें हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इन्हें डील करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। सबसे पहला है डिसेबल इंटरप्ट और सेकेंड है डिफाइंड प्रायोरिटीज फॉर इंटरप्ट। डिसेबल इंटरप्ट एंड डिफाइंड प्रायोरिटीज फॉर इंटरप्ट। सो कंटिन्यू करते हैं। डिसेबल इंटरप्ट हमारी फर्स्ट अप्रोच है। इसमें क्या होगा, इंटरप्ट हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में फॉलो होंगे, इंटरप्ट हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही एग्जीक्यूट होंगे। अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस में है, जो प्रोसेसिंग हो रही है प्रोग्राम की, इन केस अगर कोई और इंटरप्ट आता है, तो हम क्या करेंगे, इंटरप्ट को इमीडिएटली डिसेबल करेंगे। डिसेबल कर दीजिए, एक इंटरप्ट है, ठीक है, एक इंटरप्ट है, हमने उसे सॉल्व किया। इन केस अगर कोई और ज्यादा इंटरप्ट आते हैं, तो हमें क्या करना है, इंटरप्ट को डिसेबल करना है। नाउ जब जो इंटरप्ट हम अभी हैंडल कर रहे हैं उसका जो भी रूटीन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कंप्लीट हो, उसके बाद हम फिर से इंटरप्ट को इनेबल करेंगे। उसके बाद जो इंटरप्ट आए हैं हम उन्हें हैंडल करेंगे। हम जब तक सारे इंटरप्ट को हैंडल ना कर लें, तब तक हम जो यूजर प्रोग्राम है उसे रिज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, पर इसका मेन पॉइंट यही है कि जो भी इंटरप्ट जनरेट होते हैं हम उन्हें सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करेंगे।
द प्रोसेसर चेक्स टू सी इफ एडिशनल इंटरप्ट्स हैव अकर्ड, और लास्ट में वो प्रोसेसर क्या करेगा कि जितने भी इंटरप्ट्स जनरेट हुए हैं क्या वो हमने रिजॉल्व की हैं, और उसी के बाद वो फिर से हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन था उसे रिज्यूम करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले इंटरप्ट जनरेट हुआ इंटरप्ट 1, ठीक है, फिर हमारा जनरेट होता है इंटरप्ट 2। सब प्रोसेसर क्या चेक करेगा, यहां अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो सबसे पहले प्रोसेसर इंटरप्ट को सॉल्व करेगा, I1 को सॉल्व करेगा, I2 को सॉल्व नहीं करेगा, सबसे पहले इसे सॉल्व करेगा, फिर इसके बाद वो इंटरप्ट 2 को हैंडल करेगा, और उसी के बाद वो फिर से हमारा प्रोग्राम को रिज्यूम करेगा, ठीक है। सो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड दिस इज स्टेप 3। इसका ड्रॉबैक क्या है, अगर कोई चीज सीक्वेंशली हो रही है तो जो मोर इम्पॉर्टेंट इंटरप्ट जनरेट हुआ है हम उसे हैंडल नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत ही ड्रॉबैक है डिसेबल इंटरप्ट का। तो हमें इंटरप्ट डिसेबल नहीं करनी है, हमें इनकी प्रायोरिटी सेट करनी है। सो इसका ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट रिलेटिव प्रायोरिटी, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट रिलेटिव प्रायोरिटी और टाइम क्रिटिकल नीड्स, मीन्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले उसे हैंडल करना चाहिए। ये कैसे, हमें अगर हम सीक्वेंशली करते हैं तो इसमें क्या ड्रॉबैक है कि अगर कम्युनिकेशन लाइन से हमारे पास डेटा इनपुट हो रहा है या डेटा रीड हो रहा है, इन केस अगर हम उस डेटा को रीड नहीं कर रहे तो हो सकता है कि बीच में कहीं डेटा हमारा लॉस हो जाए, तो वो ज्यादा प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट है, तो हमें उस इंटरप्ट को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम जो अदर इंटरप्ट हैं हम उन्हें सॉल्व करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए एग्जाम्पल है, यूजर प्रोग्राम है इंटरप्ट हैंडलर X एंड इंटरप्ट हैंडलर Y। सबसे पहले यहाँ अगर इंटरप्ट जनरेट हुआ है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, इस इंटरप्ट हैंडलर को सॉल्व करेगा, फिर रिज्यूम करेगा, और अगर यहाँ पे फिर से एक और इंटरप्ट जनरेट हुआ है Y तो फिर वो इसे सॉल्व करेगा, और उसके बाद इसका जो भी आउटपुट है उसे सबमिट करेगा, और उसी के बाद वो ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं है कि उसने फर्स्ट इंटरप्ट हैंडलर को सॉल्व किया फिर वो अपना जो भी एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट करेगा, नहीं, पहले वो सारे इंटरप्ट को, पहले वो इस इंटरप्ट को सॉल्व करेगा, फिर वो इस इंटरप्ट को हैंडल करेगा, उसी के बाद में वो अपना जो भी एग्जीक्यूशन था उसे रिज्यूम करेगा। तो ये किसका डायग्राम है, सीक्वेंशियल इंटरप्ट प्रोसेसिंग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिफाइन प्रायोरिटीज फॉर इंटरप्ट। अब इसमें क्या होगा, हम इंटरप्ट को हायर प्रायोरिटी जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम उन्हें हायर प्रायोरिटी सेट करेंगे, और जो मीन्स लेस इंपॉर्टेंट है हम उन्हें लो प्रायोरिटी सेट करेंगे। सो हम इसमें प्रायोरिटीज सेट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रिंटर इंटरप्ट अकर्स। प्रिंटर इंटरप्ट अकर्स, यूजर इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड ऑन द सिस्टम स्टैक, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज, द प्रिंटर इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अब हम इसमें बात करेंगे जैसे कि हमारे पास मल्टीपल इंटरप्ट अकर हुए हैं, ठीक है, मल्टीपल इंटरप्ट हमारे पास अकर हुए हैं, तो उसमें क्या होगा, हम स्टैक यूज करेंगे, स्टैक यूज करेंगे। स्टैक में जो इंटरप्ट अकर हुआ है हमने उनको स्टोर किया, और इंटरप्ट सर्विस रूटीन में हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन बिटवीन अगर हमारे पास कम्युनिकेशन इंटरप्ट अकर होता है, पहले था हमारे पास प्रिंटर इंटरप्ट जनरेट हुआ, हमने उसे स्टैक में स्टोर किया, और हमने उसका जो रूटीन है, इंटरप्ट का जो रूटीन है वो हमने सॉल्व, प्रोसेसर ने इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया इंटरप्ट को। इन बिटवीन अगर कम्युनिकेशन इंटरप्ट अकर होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन इंटरप्ट अकर होगा, तो क्योंकि फर्स्ट इंटरप्ट ऑनगोइंग प्रोसेसिंग चल रही है इंटरप्ट रूटीन की, इन बिटवीन अगर कम्युनिकेशन इंटरप्ट अकर होता है तो क्योंकि इसकी हायर प्रायोरिटी है प्रिंटर इंटरप्ट से,
बिकॉज इट हैज हायर प्रायोरिटी इन कंपैरिजन टू प्रिंटर इंटरप्ट। तो प्रिंटर का जो ISR है वो हॉल्ट होगा और सबसे पहले हम कम्युनिकेशन ISR को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन का ISR सॉल्व होगा। देखिए इसका एग्जांपल है यहाँ पे, ये है हमारे पास इंटरप्ट हैंडलर जनरेटेड बाय X एंड इंटरप्ट हैंडलर जनरेटेड बाय Y। ये यूजर प्रोग्राम है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जनरेट होता है इंटरप्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ सबसे पहले जनरेट होता है इंटरप्ट, ये यहाँ रिज्यूम होगा और हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, दैट इज इंस्ट्रक्शन रूटीन। यहाँ हमने बात की थी ना इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ठीक वैसे ही यहाँ पे ISR मींस सबसे पहले इसका जो फ्लो है वो ये सॉल्व करेगा। पर इन केस अगर इस इंस्ट्रक्शन के बीच में एक और इंटरप्ट जनरेट होता है तो यहाँ इसे हॉल्ट किया जाएगा और सबसे पहले इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। मींस इंटरप्ट सर्विस रूटीन 2। जब ये कंप्लीट होगा तो इसका जो आउटपुट है वापस यहाँ जाएगा, थर्ड स्टेप, और फाइनली इंटरप्ट हैंडलर में जहां हमने हॉल्ट किया था ये यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप, एग्जीक्यूट करेगा। जब हमारा ये इंटरप्ट हैंडलर के जितने भी इंस्ट्रक्शन थे सारे एग्जीक्यूट हुए, फिर हमारा फिर से कंट्रोल जो यूजर प्रोग्राम पे था वो रिज्यूम होगा। जब ये कंट्रोल यहाँ गया, अब यहाँ से हमारा प्रोग्राम वापस रिज्यूम होगा। तो ये टोटल 6 स्टेप्स हैं। सो नेस्टेड इंटरप्ट प्रोसेसिंग, अगर एक इंटरप्ट प्रोसेस हो रहा है इसी के बीच में अगर सेकंड इंटरप्ट की रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले ये इंटरप्ट अपने आप को पॉज करेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हायर है। तो सबसे पहले इसका रूटीन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये रिज्यूम होगा और फाइनली हमारा जो यूजर प्रोग्राम है वो जहाँ पे हॉल्ट हुआ था उसके बाद से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। नाउ अब हम इसके देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस की हम बात करते हैं तो CPU की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी, इसका यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, इसका वेटिंग टाइम डिक्रीज होगा और फाइनली स्टॉप्स द वेस्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, मींस बेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा बेस्ट यूटिलाइजेशन। ठीक है, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वेस्टिंग टाइम कम होगा और यूटिलाइजेशन इसका इंक्रीज होगा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो CPU हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टू हैंडल इंटरप्ट्स, resume its previous execution of programs, in short overhead required to handle the interrupt request। ड्रॉबैक इसका यही है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्ट अगर होंगे तो उनको जो इसकी जो प्रीवियस जो इंस्ट्रक्शंस थे उन्हें उनका एड्रेस को होल्ड करना होगा। अगर यूज़र प्रोग्राम है तो यूज़र प्रोग्राम में उसको इंस्ट्रक्शन होल्ड करना होगा। इंटरप्ट में फिर से अगर एक और इंटरप्ट जनरेट होता है तो उसे उस इंटरप्ट की भी सारी जो एड्रेसेस हैं इन सबको उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो इसका बेसिकली ये कि ओवरहेड इसमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सो दिस वाज द इंटरप्ट टॉपिक। हमने इंटरप्ट पढ़ा, इंटरप्ट की हमें नीड क्यों है, इंटरप्ट बेसिकली प्रोसेसर कैसे हैंडल करता है इंटरप्ट को, उसका हमने एक साइकिल देखा विथ इंस्ट्रक्शन साइकिल। उसके बाद सिंगल इंटरप्ट है तो कैसे हैंडल करेंगे, मल्टीपल इंटरप्ट है तो कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, और फाइनली इंटरप्ट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ आवर थर्ड टॉपिक इज इनपुट आउटपुट फंक्शन। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनपुट आउटपुट फंक्शन में
हम बात करेंगे कि जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए, सबसे पहले मेथड दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जब भी हमारा डेटा ट्रांसफर होगा तो ये जरूरी नहीं है कि सीपीयू सिर्फ और सिर्फ सीपीयू और मेमोरी के बीच में ही हमारा डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में भी हमारा डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, सीपीयू और मेमोरी के बीच में भी हो सकता है डेटा एक्सचेंज, प्लस सीपीयू और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है, जिसका एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो method that is used to transfer information between internal storage and external output devices. So processor can initiate a read or write with memory designating the address of a specific location. ठीक है, the processor can also read data from or write data to an input module. Processor can initiate read write operation with memory. Processor can also initiate read write operation with input output module. तो ये है, हम आगे और डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, प्रोसेसर है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के कुछ फंक्शंस हैं जो कि हम आगे में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड और डिस्प्ले टर्मिनल, इसके लिए हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड होगा। हर इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को प्रोसेसर के साथ इंटरैक्ट कराने के लिए हमें एक इंटरफेस यूज करना होगा। ठीक है, उस इंटरफेस के थ्रू हम हमारा जो भी डेटा है वो इनपुट करेंगे, उसी के बाद प्रोसेसर उन डेटा को रीड करेगा और वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल, हमने कीबोर्ड से डेटा इनपुट किया कि उसे डेटा को रीड करना है, तो इंटरफेस क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल सेंड करेगा, डेटा रीड करना है, उसके बाद प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करेगा। सो ये एक बेसिक है इनपुट आउटपुट फंक्शन का, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल से कवर करेंगे। सो होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक आवर वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका फीडबैक मैटर करता है, सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।